नमस्कार। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है मेंस से रिलेटेड, यानी कि मेंस आंसर राइटिंग से। जुडिशरी के एग्जाम्स में मेंस जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करता है। उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर मेंस का एक क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, मेंस में सबसे ज़्यादा जो टेक्निकल जो चीज़ें आती हैं हमारे सामने, जो मतलब हमको कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी लगती है कि हमको मेंस में कैसे परफॉर्म करना है, कितना लिखना है। एक आंसर हम जो प्रिपेयर करके गए हैं, मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम मेंस दे रहे हैं, वही चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम में मैंने यहाँ पर मेंस में ये चीज़ लिखा था और मुझे 6 मार्क्स, या जैसे 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मुझे 5 मिल गए, 6 मिल गए, 6.5 मिल गए। वही क्वेश्चन जो है मैंने सेकंड टाइम में लिखा और वहाँ पर मुझे 3 नंबर मार्क्स मिले। तो ये मेंस का कहीं ना कहीं क्राइटेरिया जो है वो बहुत टाइम वेरी करता है। तो इसके लिए आपको एक मतलब एग्जाम्स के पहले आपको प्रिपरेशन करके रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप जैसे ही आप मान लीजिए आप बैठे हुए हैं कि नहीं प्री का रिजल्ट आ जाए फिर में हम मेंस की तैयारी करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। देखिए, मेंस में आपको आंसर राइटिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है सिनॉप्सिस। अच्छा, सिनॉप्सिस क्यों बनानी चाहिए, है ना। और मेंस में सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है कि हमको कितना लिखना है ना, कैसे लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है, चार्ट बना के लिखना है, ये डायरेक्ट बैरक की लैंग्वेजेस लिखनी है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मेंस से रिलेटेड हमारे माइंड में आते हैं। अब मेंस में जब आपका एग्ज़ाम होता है तो उससे पहले जो है आपके पास टाइम कम रहता है, यानी कि प्रीलिमिनरीज के बाद और मेंस के बीच का जो ड्यूरेशन रहता है वो कहीं ना कहीं आपके पास बहुत कम होता है। तो उसी को सेव करने के लिए आज मैं आपके सामने एक सिनॉप्सिस फॉर्म में एक मेंस का क्वेश्चन लेके यहाँ पर आया हूँ। देखिए, हम क्वेश्चन का जो टाइटल रहेगा, यानी कि हमने एक जनरल क्वेश्चन यहाँ पर लिया है कि आर्टिकल 15 बताइए और उसके एक्सेप्शंस बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक सोनी और मैं समर्थ लीगल इंस्टीट्यूट से ये वीडियो आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर समर्थ लीगल इंस्टीट्यूट जो है वो ऑल स्टेट जुडिशरी की एग्जाम्स यहाँ पर उसकी प्रिपरेशंस वगैरह हम लोग करवाते हैं। प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की यहाँ पर प्रिपरेशन होती है। चलिए वीडियो देखते हैं। आज मैं यहाँ पर आपको एक सिनॉप्सिस के फॉर्म में ये वीडियो जो है यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सिनॉप्सिस के पॉइंट्स के इंट्रोडक्शन हम पहले देखेंगे, फिर रिलेशन देखेंगे, फिर एप्लीकेबिलिटी देखेंगे, फिर जनरल रूल्स देखेंगे, फिर एक्सेप्शंस हो गया, फिर कंक्लूजन्स हो गया। और जैसे आपको मान लीजिए आपको क्वेश्चन अच्छे से बन रहा है तो जैसे आप HR ह्यूमन राइट से रिलेटेड, कन्वेंशन से रिलेटेड आर्टिकल्स भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। और आप चाहें तो कुछ केसेस लॉज जो है वो केस लॉज जो है वो एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम बचता है तो। वैसे नहीं बचेगा क्योंकि मेंस में डॉट टू डॉट टाइम जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए, अब हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है आर्टिकल 15 है और उसके एक्सेप्शंस है। आर्टिकल 15 देखिए, जो फर्स्ट हमने देखा इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपको वहाँ पर ऐसे लिखना नहीं है, आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है। जैसे लिखा है कि आर्टिकल 15 इज एन एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 का ही एक्सटेंशन जो है वो आर्टिकल 15 है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर ये बताना है कि इक्वलिटी है एज गिवन अंडर पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15 वहाँ पर गिवन है। ये आपने एक इंट्रोडक्शन की लाइन यहाँ पर लिख दी, ठीक है। वैसे ही आप इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चंस आते हैं मेंस में तो आप एक जनरल इंट्रोडक्शन लिखेंगे वहाँ पर ऊपर, जिसमें आप बताएंगे कि ये सेक्शन कहाँ से गिवन लिया हुआ है, कहाँ से प्रोविजंस कहाँ का है ना, कौन से चैप्टर्स का है, कहाँ से कहाँ तक इसका जो एरिया है, कौन चैप्टर्स का। मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपने पार्ट 13 ले लिया है ना, पार्ट 3 ले लिया फंडामेंटल राइट्स, तो कहाँ से कहाँ तक है पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स का, वो आपने वहाँ पर लिख दिया। तो आप ऐसे एक जनरल इंट्रोडक्शन वहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन लेके आए यहाँ पर, तो हमने ये देख लिया कि रिलेशन विद प्रीएम्बल। अब जनरली क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप क्वेश्चंस लिखते हैं मेंस में, तो कहीं ना कहीं उसका रिलेशन कहीं ना कहीं होता है। हर क्वेश्चन का नहीं होता है, लेकिन मे बी पॉसिबल कि हो, तो वहाँ पर आप एक उसका रिलेशन में एक लाइन यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। तो यहाँ पर आप ये लाइन जो है प्रीएम्बल से रिलेटेड, मतलब जब आपका जो कॉपी जब चेकर्स के पास जाती है, ठीक है, तो जो प्रेजेंटेशन जो होता है आपका मेंस के अंदर, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है मेंस आंसर राइटिंग में।
पता चला कि आपको वर्ड टू वर्ड पूरा बैरेक्ट याद है, आपने ऐसा कैसे लिख दिया, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन सही नहीं था, तो भी आपके मार्क्स वहाँ पर कटते हैं, क्योंकि सामने वाला नहीं पढ़ पाता है ना। आप जितना आप सामने वाले को पढ़ा पाएंगे कि नहीं यार ये चीज़ मैंने लिखी है, हाईलाइट करेंगे, मतलब इन केस कि आप एक लाइन छोड़ दिया फिर आपने वैसा लिख दिया, तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल कि आर्टिकल 15 वहाँ से रिलेटेड है। जैसे कि आर्टिकल 15 का आपको पता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, एनी बर्थ और एनी ऑफ देम, इन सब पे जो है स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो यही चीज़ जो है यहाँ पर जस्टिस से रिलेटेड है ना, प्रीएम्बल के अंदर ये चीज़ आपने यहाँ पर लिख दी। फिर अब आपने यहाँ पर आर्टिकल 15 की एप्लीकेबिलिटी बता दी। ये वाला पार्ट जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आपको ऐसे हेडिंग डाल के नहीं लिखना है, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है ना, क्योंकि ये चीज़ क्या होती है कि एकदम वैसा हो जाता है कि आपका आंसर जो है वो एक मतलब अपर लेवल पे नहीं दिखता है ना, ऐसा लगेगा आप कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ आपने लिख दी कि जो प्रोटेक्शन है आर्टिकल 15 का वो ओनली सिटीजन्स को ही मिलता है, ठीक है। आर्टिकल 15, प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 15 एक्सटेंड्स ओनली टू सिटीजन ओनली, है ना, सिटीजन्स को ही यहाँ पर आर्टिकल 15 का प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे कि आर्टिकल 14 है, 14 में वहाँ पर एनी पर्सन जो है वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को वहाँ पर मिलता है, लेकिन आर्टिकल 15 जो है यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स पे ही अप्लाई होता है। नेक्स्ट आता है फिर जनरल रूल। देखिए, अब जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं मेंस के अंदर, तो आपने ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब उसके बाद उस सेक्शन से रिलेटेड अगर मान लीजिए कोई जनरल रूल है लॉ के अंदर, है ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ या CRPC में हो गया, CPC में हो गया, वहाँ पर अगर कोई जनरल रूल दे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हो गया, तो आप वहाँ पर एक जनरल रूल का जो है वो लिखेंगे। और वहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर जनरल रूल क्या है, वो है आर्टिकल 15 का 1 और 2। 15(1) और 2 जो है वो दोनों जनरल रूल के बारे में बात करते हैं। देखिए 15(1) क्या है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो क्लॉज 15(1) वहां पर आपने एज ए जनरल रूल मेंशन कर दिया, लिख दिया, है ना। अब जैसे कुछ चीजें हैं, मान लीजिए आपने वर्ड जो है जैसे रिलीजन हो गया, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। अब अगर आप यहाँ पर वर्ड मिसिंग कर देते हैं तो कहीं ना कहीं मेंस में मार्क्स कटने की चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। लैंग्वेज आप एग्जैक्ट बैरेक्ट की जैसे लिखें ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन बैरेक्ट के जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, वो लिखना ज़रूरी रहता है मेंस के अंदर। अगर आप मान लीजिए वर्ड्स ही भूल जाएंगे तो कहीं ना कहीं चेकर को लगेगा कि नहीं यार ये चीज़ तो मेंशन ही नहीं कही है ना। तो जो कीवर्ड्स हैं वो कभी नहीं छूटने चाहिए। लैंग्वेज सेम ना हो, एग्जैक्ट डॉट टू डॉट वैसी ना हो, चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसका सेकंड जनरल रूल जो है वो भी लिख दिया कि नो सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड्स, फिर ये डेड डैश मतलब यही रिलीजन्स, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, फिर भी सब्जेक्ट्स ऑफ एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी और रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस विद रिगार्ड्स टू, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्लॉज सेकंड बता दिया कि भैया स्ट्रीट जो है वो बाथिंग घाट्स हो गए, पब्लिक प्लेसेस हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, टेम्पल्स हो गए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो 15 क्लॉज 2 के अंदर A और B में दे रखी है। तो ये दोनों हो गए आपके जनरल रूल्स, ये आपने यहाँ पर 15 के मेंशन कर दिए आंसर में, ठीक है। उसके बाद जो है अब देखिए कुछ चीज़ें क्या होती हैं जो आपके आंसर को डिफरेंट बनाती है। मतलब एक जो वेरी है, मतलब जो आपके आगे वाले ने सेम आंसर लिखा, उसके आगे वाले ने भी वही सेम लिखा, 15 मतलब जनरल इंट्रोडक्शन बता दिया, है ना। फिर जैसे आपने यहाँ पर प्रीएम्बल वाली जो लाइन लिख दी है, तो उससे जो है आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अच्छा हो गया, है ना। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, एक ही लाइन आपने लिखी वहाँ पर, लेकिन प्रेजेंटेशन लग गया, सामने वाले को लगता है कि नहीं यार कि रिलेट करके आप जो है वो पूरा आंसर वहाँ पर लिख रहे हैं। फिर उसके बाद में जैसे ही आपने प्रोटेक्शन लिखा कि एक्सटेंड्स टू ओनली सिटीजन्स ओनली, तो ये चीज़ भी आपका प्लस पॉइंट हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये जो पार्ट है ये आपका 2 या 3 लाइन में आता है, लेकिन इससे लिखने से जो है आपका प्रेजेंटेशन बढ़ता है और सामने वाले को जो चेक करते हैं उनको लगता है कि नहीं यार ये जो है आंसर प्रॉपर लिख रहे हैं। वैसे ही अगर हमने यहाँ पर 15(1) और 15(2) के बारे में एक लाइन और ऐड कर दी, या फिर हमने इस लाइन को पहले भी हम लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। पहले हम ये बता सकते हैं कि 15 जो है वो सिर्फ 15(1) का जो क्लॉज 15(1) जो है वो स्टेट को रोकता है डिस्क्रिमिनेट करने से। वहीं पर जो 15(2) है
वो स्टेट के साथ साथ सिटीजन्स को भी रोकता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे आप। तो ये जो लाइन थी ना 15(1) और 15(2) की, कि यहाँ पर स्टेट डिस्क्रिमिनेट करता है और 15(2) में स्टेट और सिटीजन्स बोथ जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, मतलब नहीं करना है दोनों में, क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में नहीं कर सकते हैं। तो एक लाइन यहाँ पर आपने एड ऑन कर दी, उससे क्या होगा कि आपका आंसर और प्रेजेंटेबल हो जाएगा। अब जनरल रूल के बारे में अब आता है उसके बाद में एक्सेप्शंस। अब ये जो आप जो है सिनॉप्सिस बना रहे हैं, ये आप अपने लिए बना रहे हैं। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखने से आपको कीवर्ड्स जो है वो याद आते रहेंगे। एग्जाम्स में आपको ये चीज़ें नहीं लिखनी है। जैसे अब एक्सेप्शंस है, अब अपने ऐसा लिखा है कि 15, 3, 4, 5, 6, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा। अब देखिए 15(3) आता है वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस। स्टेट कैन मेक लॉस, वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस को लेके स्टेट लॉ बना सकती है। जनरल एक्सेप्शंस जो यहाँ पर जनरल रूल्स थे उनके एक्सेप्शन है 15(3), 15(1) और 2 दोनों जो हैं वो जनरल रूल थे। अब उसका एक्सेप्शन है 15(3) के वुमेन्स को लेके जो है स्टेट लॉ बना सकती है। इसी से रिलेटेड केस है गवर्नमेंट ऑफ एपी वर्सेस पीबी विजय कुमार, जहां पर जो है सर्विस बुक में जो रूल्स हैं, स्टेट सर्विस रूल्स के अंदर जो है वो रूल्स बनाए गए थे और वुमेन्स को रिजर्वेशन, मतलब कहीं ना कहीं उनको डिस्क्रिमिनेट करके रूल्स जो है वुमेन्स के लिए बनाए गए थे, तो वो वैलिड थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए 15 का जो 3 क्लॉज 3 है वो एक्सेप्शन है। किसका? क्लॉज 1 और 2 यानी कि जनरल रूल का। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है मैटरनिटी रिलीफ, देखिए 15 क्लॉज 1 और 2 में जनरल बात की गई है, वहां पर स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं सेक्स को लेके, यानी कि मेल और फीमेल। अब फीमेल को लेके लॉ बना रहे हैं और लॉ में डीपीएसपी में आपने आर्टिकल 14 में ये चीज बता दी है कि भैया वुमेन्स को मैटरनिटी रिलीफ के लिए जो है उनके लिए पॉलिसीज बनाई जाएंगी, उनको रिलीफ दिया जाएगा। तो ये चीज जो है आर्टिकल 14 वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन नहीं है। कहाँ का? 15 के क्लॉज 1 और 2 का वॉयलेशन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन में आता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये चीज, अब जैसे मान लीजिए आपने एग्जांपल आर्टिकल 42 का आपने रेफरेंस दे दिया वहां पर, या फिर आपको एक केस लॉस यहाँ पर रिमेंबर याद रह गया एग्जाम्स में, तो ये चीज आपने लिख दी, तो वहां पर ये आपके लिए इफेक्टफुल रहेगा, मतलब फ्रूटफुल कहीं ना कहीं उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। अब उसके बाद आता है 15 का क्लॉज 4, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शंस में चल रहा है हमारा 15(3) हो गया पहला एक्सेप्शन, अब 15(4) हो गया सेकंड एक्सेप्शन। सेकंड एक्सेप्शंस देखिए हमने अब यहां पर बता दिया कि 15(4) जो है वो फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के थ्रू ऐड किया गया था। ठीक है, आपने ये चीज यहां पर मेंशन कर दी। उसके बाद आपने जैसे मान लीजिए अभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बताइए कि 15(3) जैसे हमने वुमेन्स और चिल्ड्रंस का यहाँ पर देखा, अब उन्होंने पूछा कि बताइए आर्टिकल 15(3) के एक्सेप्शंस क्या हैं, ऐसा पूछ लिया है ना। तो 15(3) के एक्सेप्शंस कौन से थे हुए? जो 1 और 2 यानी कि जो जनरल रूल्स थे वो एक्सेप्शन हुए। सेम चीज यहाँ पर हमने 15(4) देखा, फर्स्ट अमेंडमेंट देखा, उसके बाद एक्सेप्शंस क्या होंगे? 15(1) और 2 यानी कि जनरल रूल, ये दोनों इसका एक्सेप्शन है, प्लस 29 का क्लॉज 2 आर्टिकल, ये भी उसका एक्सेप्शन है। ठीक, 15 का 4 जो है फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू आया और बात करता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। ठीक है, अब यहां पर इससे एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस लॉ कौन सा? स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुरई राजन। ठीक, यहां पे इस केस लॉ के बाद में ये अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट के साथ साथ में आपको थोड़ी सी अगर स्टोरी है रिजर्वेशंस को लेके यहाँ पर, तो आप बता सकते हैं, नहीं भी बताएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपका कंटेंट ऑलरेडी वैसा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपको 15(1) पूरा लिखना है, 15(2) लिखना है। ठीक है, ए और बी क्लॉज के कुछ मतलब सारी चीज़ें जितनी आप लिख सकते हैं वहाँ पर लिखनी है। 15(3) पे आप जब एक्सेप्शन स्टार्ट करेंगे तो 3 हो गया, 4 हो गया, है ना। तो आप पॉसिबल ये रहेगा कि आप 1 या 2 लाइन यहाँ पर लिख दें केस के बारे में। ठीक, अब उसके बाद में जैसे टर्म बैकवर्ड क्लासेस, अब जैसे आर्टिकल 15(4) में जो है बैकवर्ड क्लासेस के बारे में मेंशन किया गया है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को लेके जो है लॉस बन सकते हैं। अब बैकवर्ड क्लासेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ये आपने वहां पर मेंशन कर दिया, लेकिन
आर्टिकल 340 में प्रेसिडेंट जो है उनको पावर है कि वो एक कमीशन जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं, किसके लिए? बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जो मीनिंग है वो आर्टिकल 341 और 342 से लिया जाएगा। मतलब आप एक प्रेजेंटेबल आंसर लिख सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि आप हर आर्टिकल रिलेट कर पाएं, ठीक है, पॉसिबल नहीं होता है मेंस के अंदर, लेकिन अगर आपको कुछ चीजें याद आ जाती हैं, देखिए आप जब इतना आंसर प्रिपेयर करते हैं तो आपका एग्जाम में जाते जाते इतना ही रह जाता है। तो हम जब नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम एक पूरा फुल लेंथ आंसर प्रिपेयर करेंगे और फुल लेंथ के बाद में उसी आंसर का हम एक सिनॉप्सिस वहां पर रेडी रखेंगे एग्जाम में रिवाइज करने के लिए, ठीक है। जैसे एमपी के लिए हम बात करते हैं, फर्स्ट डे और सेकंड डे 2 दिन पेपर होता है। फर्स्ट आपका सिविल पेपर होता है, फिर सेकंड इंग्लिश, थर्ड क्रिमिनल और फोर्थ जजमेंट, ठीक। अब आप 2 दिन पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हैं वहां पर, अब आप सिविल तो पढ़ लेते हैं 2 दिन तक, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट डे ही सुबह उठ के वापस से आपका क्रिमिनल का पेपर रहता है। अब क्रिमिनल में आपका सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस हो गया, इस तरह से मेजर सब्जेक्ट हो गए। अब आप उनको कैसे रिवाइज करेंगे? तो शॉर्ट पीरियड में अच्छा रिवाइज करने का एक तरीका होता है सिनॉप्सिस, ठीक है। आप जब वहां पर ये सिनॉप्सिस देखेंगे तो आप बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिवाइज वहां पर कर पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने जैसे ये आर्टिकल 341, 342 आप नहीं बता पाए, ठीक। जैसे हमने नोट्स प्रिपेयर किया था तो नोट्स में हमने लिखे हैं। फिर ये जो 341 और 342 है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ये कहाँ से जो डेफिनेशन है 366 में 25 में, वहां से हमने इनको रिलेट करके लिखा है। अब उसके बाद जैसे चंपकम दुरई राजन का केस हो गया, उसके बाद आप स्टेट ऑफ मैसूर, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का जो केस है वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है 15/4 के लिए, और एक मंडल कमीशन केस है वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 15 का 5 आता है रिजर्वेशन इन प्राइवेट एडेड एंड अनएडेड इंस्टीट्यूशंस, ठीक। अब 15 का 5 जो है वो भी इसका एक्सेप्शन है। अब वही चीज हमने जो एक्सेप्शन देखा था कि 15(5) के एक्सेप्शंस क्या क्या है, तो दोनों जनरल रूल हो गए और 19(1)(g) हो गया यहाँ पर। तो ऐसे करके आप जो है एक आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हमारा जो पूरा जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये एक सिनॉप्सिस के फॉर्म में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। पूरे आर्टिकल्स यहाँ पर नहीं मेंशन किए हैं। 15(5) का 1 और 2 एक्सेप्शन है और 19(1)(g) जो है वो एक्सेप्शन यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया। और अब ये जो प्राइवेट एडेड और अनएडेड इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहाँ से रेफर्ड किए जाते हैं? वो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 से रेफर्ड किए जाते हैं। अब उसके बाद आता है लास्ट बता है 15 का 6 जो कि 103rd अमेंडमेंट से ऐड ऑन किया गया है। और अब इसके एक्सेप्शंस कौन से होंगे? वही जनरल रूल 1 और 2, और उसके बाद 19(1)(g) और आर्टिकल 29 का 2 यहाँ पर एक्सेप्शंस यहाँ पर मेंशन हो गए। देखिए हमने बहुत शॉर्ट में इस चीज़ को देखा है, और ताकि कम समय में आप ये देख सकें कि सिनॉप्सिस कैसे प्रिपेयर करनी है और आपको मेंस के आंसर किस तरह से वहाँ पर आपको मेंशन करने हैं। अब कुछ चीज़ें जो देखी थी जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे तो सीनियर्स जो थे वो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे सीनियर्स होते थे जो ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल्स भी वहाँ पर मेंशन करते थे, जो कन्वेंशन वाले। तो आप चाहें तो वो आर्टिकल भी मेंशन कर सकते हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड यहाँ पर कि कौन कौन से रिलेट करके और कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन किए गए हैं। और 253 जो कहीं ना कहीं पावर है कि कन्वेंशंस को लेके आप लॉ बना सकते हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पर मेंशन हो गई है। और आर्टिकल 15(4) और 5 में अमेंडमेंट क्यों हुआ है ना, 3 केस लॉज जो हम देखते हैं, जैसे कि पहला वाला जो केस लॉज था वो था TMA पाई फाउंडेशन वाला, उसके बाद इस्लामिक स्टेट्स वाला, PA इनामदार वाला। तो ये केस लॉज के बारे में भी आप बता सकते हैं, है ना, आप चाहें तो। वैसे आंसर राइटिंग के लिए टाइम बहुत कम होता है, इतना चीज़ें आपने मेंशन कर दी, मतलब आप टॉप लेवल पे चल रहे हैं, है ना, क्योंकि इतनी चीज़ें मेंशन करना और स्पेसिफिक टाइम में, और ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन में आपको बेस्ट डिलीवर करना है आपका। तो ये सारी चीज़ें, और ये पॉसिबल कब रहेगा? जब आप पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे, एक पूरा फुल लेंथ आंसर प्रिपेयर करेंगे, उसके साथ में अपनी सिनॉप्सिस रेडी करेंगे। तो इस तरह से आर्टिकल 15 पे आप ये क्वेश्चन जो है फुल लेंथ क्वेश्चन जो है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, तो हम और टॉपिक पे यहाँ पर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।